आदाब नाजरीन, हम आज अदब के ऐसे सितारे से मिल रहे हैं कि जिसके सरपरस्त, जिसके वालिद अदबी दुनिया के कमर थे। आपको शायरी आपकी ग़िज़ाओं में, आपकी हवाओं में, वालिद की मोहब्बत में, आपकी शफ़क़त में मौजूद है। शायरी एक अलग फ़न है, मगर एक शख्सियत का जो जादू होता है, उस जादू से कोई भी शख्स अछूता नहीं है। आज हम उस शख्सियत के रूबरू बैठे हुए हैं जो चांद के पास सितारा बनकर अदब की दुनिया को रोशन कर रहा है। दुनियाए अदब उसको मलिकजादा जावेद के नाम से जानती है। सर, मेरा पहला सवाल है जी कि आपका रियल नेम क्या है? सर, मेरा रियल नेम दानिश महमूद है जी। कल्बी नाम जो है वो मलिकजादा जावेद है जी। माशाअल्लाह। आप दिल्ली में रहे, आप नोएडा में रहे, आपने बहुत अदब की खिदमतें अंजाम दी हैं। सर, आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपकी पैदाइश कहाँ हुई है? हम लोग रहने वाले हैं कि चौसा शरीफ एक जगह है, उसके पास हमारा गांव है, उसका नाम है भिदूड़। एकदम मिला हुआ जो मखदूम मशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है, जो उनका आस्थाना है, वहाँ से मिला हुआ हमारा गांव है। हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो उस ज़माने में मेरे वालिद जो है आजमगढ़ शिबली कॉलेज में, शिबली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अंग्रेजी के उस्ताद थे, तो मेरी पैदाइश आजमगढ़ में हुई है। माशाअल्लाह। सर, मैंने आपकी फेसबुक पर देखा था कि आप शायरों की जिंदगी बयान कर रहे हैं, वहाँ उनके बहुत खूबसूरत अमल जो है वो उनके बारे में बता रहे हैं। मैंने पहला ऐसा शख्सियत को देखा है कि जो शायरों की सिर्फ अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं। आपने किसी भी शायर की फेसबुक पे कोई खामी बयान नहीं की। सर, ये क्या मामला है? ये वालिद साहब की डांट है या माँ की तालीम का असर है ये कि आपने सिर्फ अच्छाइयाँ लोगों के सामने रखी हैं शायरों की? असल में ये वक्त इस जमाने में कोरोना जी का दौरा था, तो जाहिर है कि सब लोग अपने घरों में कैद हो गए। तो हमने अपने को मसरूफ करने के लिए ये सोचा कि जो हमारे अदब के शाहकार लोग हैं, शायरी के शाहकार लोग हैं, उन लोगों के बारे में हम एक एक एपिसोड बनाए। अच्छा। तो मैंने ये करने के बाद जो भी शोरा हमारे बहुत मशहूर हैं या मुब्तदी हैं, शुरुआत है जिन लोगों की, या दरमियाने कद क़ामत के लोग हैं, उसमें हमने सब लोगों के ऊपर एक एक करके किया और हमने अब तक 203 एपिसोड जो हैं किए जी। और उन लोगों के बारे में 1 घंटे का मेरा प्रोग्राम होता था, वो मैंने किया जी। दरमियान में ये हुआ कि मैं नोएडा से फिर लखनऊ शिफ्ट हो गया जी। और फिर कोरोना की वजह से और इस वजह से फिर हमने उसको फिलहाल मुलतवी कर रखा है, लेकिन अनकरीब फिर वो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। जी जी। हाँ, तो 203 एपिसोड हमने किया है। 200 से 300 के दरमियान? नहीं, 203 एपिसोड किया हमने। अच्छा, यानी 203 शायरों पे आपने काम किया है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ आपने काम किया है। आपने वहाँ शायरों में जो जो खूबियाँ होती हैं आपने वो बयान की। किसी की मेहमान नवाजी का जिक्र किया, कौन कितना प्योर है आपने इसका जिक्र किया, और आपने किसी भी ऐसी कोई बात नकल नहीं की कि जिससे उसका कोई और पहलू रोशन होता हो। सर, ये किस तालीम का असर है आप पे? ये तो जाहिर है कि तालीम का असर तो वालिदैन से ही मिलता है। मेरे वालिद खुद एक बहुत बड़े इंसान थे, 3 चीज़ों में एमए थे, पीएचडी थे, और उसके बाद अंग्रेजी उन्होंने 12.5 साल अंग्रेजी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जी।
उसके बाद फिराक गोरखपुरी साहब ने उनसे कहा कि मियां मंजूर, तुम उर्दू के आदमी हो, अंग्रेजी में कहाँ हो? अच्छा। हाँ, तुम्हें उर्दू में आना चाहिए। जी। तो फिराक साहब की बात मानते हुए फिर मेरे वालिद साहब ने उर्दू में पीएचडी किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर हिंदुस्तान में पहली पीएचडी मेरे वालिद साहब की है। माशाल्लाह। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब पर। और उसके बाद फिर उस पीएचडी के बाद उनका अपॉइंटमेंट गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर हो गया। जी। फिर ये सफर उनका बढ़ता रहा, गोरखपुर से फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गए और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने बकिया जिंदगी अपनी गुजारी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर हुए जी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी। सर, आपको मैंने महसूस किया है, मैं देखता हूँ, बहुत दिन मैंने आपके अमल को देखा है। हालांकि आपसे ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई, मगर मैं आपके अमल को हमेशा देखा है। आप बहुत जज्बाती किस्म की शख्सियत है सर। दोस्त दुश्मन किसी से भी बुग़्ज़ आप नहीं रखते हैं सर। आपकी ये शख्सियत इतनी कीमती हो गई, न कभी आपने दोस्तों से कोई शिकायत की, न कभी दुश्मनों से आपने बुग़्ज़ रखा। सर, ये कैसे मुमकिन कर पाए आप अपनी शख्सियत? देखिए, जो हर इंसान के अंदर जो पॉजिटिव चीज है उस पर मेरी नजर ज्यादा रहती है। सर, मैंने ये देखा है कि आप दोनों से यकसा सलूक करते हैं। हाँ, तो कोशिश ये रहती कि उसकी अच्छाइयों की तरफ उसका जिक्र किया जाए, उसकी अच्छाइयों की तरफ उसकी फन्नी शेरी सलाहियतों की तरफ जिक्र रहे और उसकी जो खूबियां हैं उसको उजागर किया जाए, यही करता हूँ। सर, आप भारत सरकार के किस डिपार्टमेंट में थे? मैं अक़लियती डिपार्टमेंट में था, माइनॉरिटीज फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था जी। मैं उसमें डिविजनल ऑफिसर था और मैं काफी अरसा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ मंडल पूरा मेरे पास था जी, एज ए डिविजनल ऑफिसर। रहता नोएडा में था। मैंने सुना था वो आप, मैं नाम तो ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके ही स्टाफ के कुछ लोग थे, वो कहते हैं कि आप अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉइज पर खर्च करते थे। बस ये था, सिलसिला था कि जो मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया है बहुत अच्छे लोग थे कायदे, तो मैं कोशिश ये करता था कि उनके ऊपर कोई बार ना पड़े, तो मैं खुद ही वो सर्व करता था। हमने कुछ जानकारियां इकट्ठा की हैं। सर, आप एक अजीम हस्ती के मलिकजादा मंजूर साहब के साहबजादे हैं। आपको सर कितना बेनिफिट मिला है? इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद जो हैं वो ये कहा करते थे कि भाई आप अपनी सलाहियतों से आगे बढ़ें। ये खाली मेरे साथ नहीं था, मेरे भाई के साथ भी था। फैमिली अपनी सलाहियतों से आगे बढ़ें और कोशिश करें कि बाप के नाम का सहारा न लेना पड़े आपको। चुनांचे ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, सारे लोग जानते हैं कि मुशायरों में मेरा आना जाना रहता था, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ, रसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मेरे वालिद ने कभी मुझे प्रमोट नहीं किया। वो पहले कहते थे कि अपना कैरियर आप बनाइए, खुद अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा कीजिए कि किसी की ज़रूरत ना पड़े कि कोई आपकी सिफारिश करे। चुनांचे ये हुआ कि नौकरी से लेकर मेरे वालिद के आखिरी वक्त तक मैंने यही कोशिश की कि वालिद साहब के नाम का सहारा ना लूं और अपनी सलाहियतों से आगे बढ़ूं। मुझे मालूम हुआ था आपके एक दोस्त से कि कभी भी आपके वालिद ने आपकी कहीं सिफारिश नहीं की, ना ही स्कूल में की किसी में, और वो आपको बार बार ये समझाते थे कि भाई मेरे नाम का सहारा नहीं लेना है, आपने अपनी काबिलियत खुद तय करनी है। क्योंकि मुझे इल्म हुआ है कि आप एक पुराने जमींदार खानदान से हैं, तो सर आप हमारे सामने वो नाम जो आपको याद हो आप रख दीजिए। आप
अपने पूरे खानदान का नाम बता सकते हैं? एक्चुअली हम एक ऐसे खित्ते से ताल्लुक रखते हैं जो बुजुर्गों की सरजमीन थी, और उसका नाम जो है वो बड़ा गैर फसी से है। बहरहाल गांव वगैरह का नाम ऐसे ही होता था। भिदूर नाम है। ये किचौशा शरीफ और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मिला हुआ ये गांव है हमारा जी। और मेरे वालिद मरहूम बताते थे कि जब उन्होंने बीए किया था तो आसपास के गांव के लोग आए थे उन्होंने देखने के लिए कि इस गांव के एक लड़के ने बीए किया। वाह, माशाल्लाह। मलिकजादा मंदूर साहब ने। सर, क्या आपके वालिद मोहतरम की कुलियात आ चुकी है? मेरे वालिद की करीब 12-13 किताबें हैं जी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर वो अथॉरिटी समझे जाते थे। जी जी जी। उसके बाद उनकी कई किताबें हैं और जो उनकी सबसे मशहूर किताब है उसका नाम है रक्स शरर। उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वो करीब 600-700 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो वो यहाँ भी छपी, यहाँ के बाद अब पाकिस्तान वालों ने भी छाप दिया उसको। मतलब वो किताब उनकी बड़ी मकबूल है। सर, वो हिंदी में है या उर्दू में है? उर्दू में है, उर्दू में। सर, हमारा सवाल ये था कि क्या आप उनकी बायोग्राफी को हिंदी में भी लेकर आएंगे? हाँ, इरादा तो हम लोगों का है कि लेके आए कतई तौर पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उसे पढ़ सकें जो उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ नहीं है। इंशाल्लाह देखिए, दुआ कीजिए, हो जाए इंशाल्लाह। सर, आपकी इब्तदा कब से हुई शायरी की? सर, शायरी की इब्तदा भी बहुत दिलचस्प हुई। वो दिलचस्प यूँ हुई कि उस ज़माने में हमारे यहाँ बड़े बड़े शायर आया करते थे। कभी पता चला कि फिराक साहब आ रहे हैं, कोई बड़ा कैफी साहब आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े से शायरों का आमद और रफ्त मेरे घर पर थी जी। तो कैफी आजमी साहब, बहुत से लोग, फिराक गोरखपुरी साहब, फिराक साहब, बहुत से लोग जो थे उस वक्त के वो आते जाते थे। तो जैसे घर के बच्चे होते थे, घर के लड़के होते थे कि भाई हाँ भाई देखो फिराक साहब आए हैं, जरा सा चाय का इंतजाम कराओ या इस खाने का इंतजाम कराओ। तो वो सब काम हम करते थे। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे कभी कभी ये लगता था कि ये लोग आखिर इतने बड़े क्यों हैं। लोगों जिस जगह जाते हैं इतनी इज्जत होती है, हाथों हाथ लिए जाते हैं, तो इनके अंदर क्या क्वालिटी है। तो धीमे धीमे जब मुझे पता चला तो पता ये चला कि ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो शायरी करते हैं, नस्ल लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं। तो समाज में और अदब में इनकी एक जगह महफूज हो जाती है। बस ये जज्बा जो था, इस जज्बे ने मुझे आगे बढ़ाया, शायरी के लिए जो है वो तैयार किया अपने। तो सर, आपको याद है आपने वो पहली लाइनें क्या लिखी थी? अशार थे या नज्म लिखी थी आपने? नहीं, मैं गजल का शुरू से शायर रहा हूँ। अच्छा। तो पहला शेर जो था उस जमाने में हमने बीए हुए किया था। तो अच्छा, कॉलेज के दौर में? कॉलेज के दौर में तो मेरा एक शेर था कि तालिबे इल्म उर्दू का खता मेरी है। अच्छा, वाह। तालिबे इल्म उर्दू का खता मेरी है, नौकरी अब किसी सूरत नहीं मिलने वाली। वाह 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 वाह। तो पहला शेर हमने ये कहा था। मुझे ये लगा कि बीए के बाद एमए करो, एमए के बाद पीएचडी करो। मैं क्योंकि मेरे वालिद चाहते थे कि वो जिस तरीके से, अच्छा मैं थोड़ा आउट फर्स्ट क्लास रहा जी। मैं बीए में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली माशाल्लाह। और उसके बाद फिर एमए भी फर्स्ट क्लास रहा और फिर मैं पीएचडी में एनरोल्ड हो गया। उस जमाने में हमारे एक उस्ताद थे शबीउल हसन नौनहरवी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो शबीउल हसन नौनहरवी अपने शागिर्दों से सबसे ये कहते थे कि भाई तुम पता भी चले कि तुम उर्दू के तालिब इल्म हो, इसके लिए शायरी करो, अफसाने लिखो, मजमून लिखो, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जी। चुनांचे उनकी बात को भी हमने वो किया और हमने अपना शायरी शुरू कर दी। शुरुआत में कुछ मज़ामीन वगैरह लिखे और शायरी शुरू कर दी।
ये हुआ। सर आप उनमें से चंद शेर अता कर दीजिए। इब्तिदा के जी 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 तो फिर मुझे ये किताब उठानी पड़ेगी। जी 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 उठा लूं मैं? जी हाँ, मैं पेश करता हूँ साहब। हमारे लिए तो आपके बराबर में बैठना ऐसा ही है जैसे जुगनू बैठ जाए सूरज के बराबर। कि उससे मिलना जारी है, उससे मिलना जारी है, एक नक्शा सा तारी है। वाह वाह, उससे मिलना जारी है, एक नक्शा सा तारी है। कुदरत के कुछ रंगों से तितली पर फनकारी है। कुदरत के कुछ रंगों से, वाह वाह वाह, कुदरत के कुछ रंगों क्या से सच्चा शेर कहा है आपने, तितली वाह पर वाह। फनकारी है। बांट रहा है अपनी चीजें हाँ, बांट रहा है बांट रहा है अपनी चीजें, हाँ, मरने की तैयारी है। हाय, बांट रहा है अपनी चीजें, वाह वाह वाह, मरने जिंदाबाद की सर। तैयारी है। मत रख लोगों से उम्मीदें, मत रख लोगों से उम्मीदें, मत रख लोगों से उम्मीदें, खुद से सबकी यारी है। वाह 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 वाह, मत रख लोगों से उम्मीदें, खुद से सबकी यारी है। वाह वाह वाह। रास्ते में चौकन्ना रह, रास्ते में चौकन्ना रह, रास्ते में चौकन्ना रह, घर की जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह, रास्ते में वाह वाह चौकन्ना वाह, रह, जिंदाबाद, क्या आपने, वाह 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 वाह, रास्ते में चौकन्ना रह, घर की जिम्मेदारी वाह है। वाह वाह। बातों से ये राज खुला, बातों से ये राज खुला, बातों से ये राज खुला, वो इंसान बाजारी है। वाह वाह वाह, बातों से ये राज खुला, वो इंसान बाजारी है। वाह। दिल के एल्बम में जावेद, दिल के एल्बम में जावेद, यादों की फुलवारी है। वाह 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 वाह। दिल के एल्बम में जावेद, यादों की फुलवारी। सर आपकी शायरी के बारे में जब आपके वालिद साहब को पता लगा तो उन्होंने आपको शाबाशी दी या? एक्चुअली ऐसा हुआ कि लखनऊ में जिस जमाने में कई बज़्म थी, तरही नशिस्तें होती जी थी, तो उसमें मैं आता जाता था, तो वालिद साहब को पता तो चल गया कि ये शायरी कर रहे हैं। अच्छा, पता चल गया था। चल गया था। लेकिन अब शुरुआती दौर में वो थोड़ा सा गुरेज करने लगे, कहीं अगर वो भी हो, मेरा भी नाम हो, तो वो गुरेज करने लगे, समझे। फिर एक दिन हमने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है वालिद साहब से कि एक दिन आपको मेरा तारुफ कराना पड़ेगा मुशायरे में। अच्छा, मतलब मैं ऐसे अशार कि आपको तारुफ कराना पड़ेगा। तो खैर वो उन्होंने हंस के ये बात होगी। अब उसके बाद जो लोकल कई लोग थे, कई शायर थे, उसमें एक नाम था वाली यासी साहब का। जी, ये वाली यासी वही है जो मुनव्वर राना के उस्ताद थे। फिर बता दीजिए सर उनका नाम। वाली यासी मुनव्वर राना साहब के, मुनव्वर राना के उस्ताद थे। तो वाली यासी साहब की अमीनाबाद में किताबों की दुकान थी, तो हम लोग जाके बैठते थे उनके के यहाँ। तो अच्छा, उनकी एक खास बात ये थी वाली यासी साहब की कि वो ऐसे तरबियत करते थे अपने पास बैठने वालों की कि कोई किताब निकाली उन्होंने अपने शॉप से, किसी शायर की शेरी मजमुआ, और उसके बाद यूं पलटा उसको, एक शेर उसका निकाला, कहने लगे इस पर मिसरे लगाओ, अच्छा, इसको कहो। तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और जिंदगी का हमारा पहला मुशायरा भी वाली भाई ने हमें दिलवाया। उसमें मैं गया, मुझे ले गया। तो वो अपने मिलने जुलने वालों को बहुत प्रमोट करते थे। अब फिर आप तो जानते हैं कि मुशायरे की लत जो है दुनिया की एक अहम लत है। दुनिया की लत छूट जाए, लेकिन मुशायरे की लत और शायरी की लत छूटती नहीं। जी सर, चूंकि ये एक फकीरी काम है, और एक फकीर है जो ये कोट पैंट के अंदर घूम रहा है, इसलिए शायद ये बात है, क्योंकि वो जो मिजाज होता है फकीर का, जहां भी वो तिश्नगी देखता है वहीं पहुंच जाता है और सैराब कर देता है वहां के लोगों को। तो मैं समझता हूँ सर।
सर आपका कछोछा साहब से क्या रिश्ता है ऐसा कि बार बार उनका नाम आ रहा है? नहीं, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ऐसा था कि वह एक बड़े बुजुर्ग वहाँ आके बसे। जी। अब बसे ऐसे थे कि वो समनान, ईरान में एक जगह है, वहाँ के वो राजकुमार थे। जी। तो अच्छा। तो उनको रात में ख्वाब आते थे कि भाई ये सब राजपाट छोड़ो और तुम तबलीग में निकलो, दीन की तबलीग में निकलो। तो जब कई मरतबा उनको ये ख्वाब दिखा तो उन्होंने नजीमियों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा, आलिमों से पूछा कि भाई ये कैसा ख्वाब आ रहा है, क्या है। जी। तो उन लोगों ने ये बताया कि ऐसा है कि अल्लाह ये चाहता है कि आप जो हैं वो दीन की तबलीग करें, ये तमाम चीज। तो खैर उन्होंने इस बात को गांठ बांट लिया और एक दिन अपना सब कुछ छोड़ के वो वहां से हिजरत करके, ईरान से। और उस जमाने में जानते हैं कि कोई इस तरीके का वो नहीं था कि सवारी की वगैरह। जी जी, वो खच्चर उच्चर, घोड़े वोड़े, ये सब था। जी जी। खैर वो चलते रहे और उसके बाद एक पर्टिकुलर उस जगह पर आके रुके जो हमारे बुजुर्गों की जमीन थी। और वो जगह जो है वो है दरगाह, वही किछोछा शरीफ के पास हमारा गांव। जी। तो वहाँ उन्होंने तंबू, वो खेमा उमा गाड़ा। उनके सारे जो उनके नौकर चाकर थे। जी। हमारे गांव में ये खबर गई कि आपकी जमीन पर कब्जा हो गया। हाँ, तंबू गड़ गए। ये वो तो गांव के उस जमाने में जमींदारों, हमारे बुजुर्गों में मलिक महमूद साहब थे। जी। आपके दादा के दादा। तो महमूद साहब जो थे वो जमींदार थे। तो वो वहां पर वो अपनी उस जमाने में जमींदारों के पास काम वाम करने वालों की छोटी मोटी फौज हुआ करती थी। वो लेके आए अपनी जमीन पर। उन्होंने कहा भाई आप लोग कौन हैं, हमारी जमीन पर बगैर पूछे कैसे आपने। तो उन्होंने कहा साहब हम तो दरबान हैं, आप मिल लीजिए साहब से। अच्छा। उन्होंने पहुंचा दिया मखदूम अरशद जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो मेरे बुजुर्ग जो हैं मलिक महमूद साहब, तो वो गए, उनसे बातचीत किया, मुनाजरा हुआ। अच्छा। और फिर इतना, हिंदी का लफ्ज है, प्रभावित जी, इतना मुतासिर हुए वो कि उसी वक्त उनके हाथ पे मखदूम अरशद जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह के हाथ पर बैत किया। और बैत के बाद जो जगह जहां उन्होंने अपना सब वो तंबू और ये रहने का सब जहां बनाया था वो उनको तोहफे में दे दिया। अच्छा। हाँ, वो जगह उनको हदिया कर दिया, दे दिया उनको। तो वो कछोछा शरीफ जो मजार है उसके आसपास के अतराफ में जो इलाका आ रहा है, जो वो उस वक्त आबाद था, वो सारा का सारा आपके दादा साहब के दादा। हाँ, वो हम ही लोगों का था। वो नाम बता दीजिए सर फिर उनका। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह। सर आपके दादा का? हाँ, मैंने बताया ना, मलिक महमूद साहब। जी जी जी। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम आपके पास बैठे हुए हैं सर इस शायरी के जरिए आपने क्या हासिल किया और क्या गंवा दिया सर? शायरी के जरिए जो अल्लाह ताला का बड़ा बड़ा करम है हमारे ऊपर कि शायरी के जरिए हमने इज्जत कमाई, शायरी के जरिए हमने शोहरत कमाई। और शायरी के जरिए ये है कि अब हम जैसे खाली हैं जी, तो अगर खाली हैं तो हम कोई ऐसा काम के लिए जाना है या निकलना है, घूमना फिरना, उतनी देर में हम बैठ के अपनी शायरी शुरू कर देते हैं, अपने वक्त का इस्तेमाल शायरी करने में करते हैं। ये है सर, आप अपना कीमती वक्त शायरी में लगाते हैं। सर शायरी को आप क्या अहमियत देते हैं? शायरी को हम बहुत अहमियत देते हैं। शायरी को बहुत अहमियत इसलिए देते हैं जी, ये काम है जिसके जरिए अपने दिल के जज्बात को हम जाहिर करते हैं। और शायद बुनियादी तौर पर ये होता है कि जो देखता है, अपने जज्बात जाहिर करने का ये मामला है कि सबके जज्बात, हाँ सबके जज्बात जी। और अब ये है कि लोग जो हैं, जैसे आप, शायर जो है वो बहुत हसास होता है जी जी, और इतना हसास होता है कि वो सबसे पहले महसूस करता है और उसके बाद उसको शेरी पैकर में ढालता है।
तो वही काम हमारा है कि क्या बोलते हैं, जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, वो अपनी शायरी के जरिए पेश कर दें। अगर समाज में जो फैला हुआ है, जो बुराइयां फैलती हैं, उन बुराइयों को रोकने के लिए आप शायरी का सहारा लेते हैं, आप लिखते हैं और वो आवाम के सामने पेश करते हैं। भविष्य की अच्छा बने, आने वाला जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो जाए और इस दौर की जो जनरेशन है उसके रास्ते रोशन हो जाए। इसलिए आप शायरी को मतलब आप तरह से गाइड मानते हैं जिंदगी का, कि बुराइयों से किस तरह से दूर रहे इंसान, अच्छाइयों की तरफ किस तरह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत इसका अनोखा जवाब दिया है, लेकिन आपने ऐसा सच्चा जवाब दिया है कि जिसको वाकई किसी फकीर का जो है मद्दा ही दे सकता है। सर आपने अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाया, आपके बड़े भाई भी शायरी कर रहे हैं। बड़े हैं? छोटा है। अच्छा, आपसे छोटे, आप घर में बड़े हैं? सबसे बड़े हम ही हैं। अच्छा सर, आपके वालिद साहब कितने भाई थे? मेरे वालिद साहब के सुनते हैं, हमने कभी उनको देखा नहीं। मेरे वालिद साहब के 2 भाई, लेकिन बहुत कम उम्र में एक भाई का इंतकाल हो गया जी। तो मेरे वालिद साहब थे और उनकी 2 बहनें थी, यानी हमारी फूफियां 2 थी, 3 लोग थे जी। फूफियां यहीं हिंदुस्तान में हैं? हाँ, हिंदुस्तान में हैं। उनके नाम भी बता दीजिए आप। हाँ, कहाँ है, कौन? देखिए, एक फूफी जो है हमारी हैं, अब इत्तेफाक से दोनों मरहुमा हैं। एक फूफी जो है वो हमारी हसीना नाम था, जिनकी शादी आजमगढ़ में हुई थी। इजलाल अहमद साहब थे, वहाँ पर पढ़ाते थे, शिवली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अंग्रेजी के उस्ताद थे। अच्छा। दूसरी फूफी की शादी जो है वो देवबंद में हुई थी। मौलाना नसीर अहमद थे जी। मौलाना नसीर अहमद साहब से शादी हुई थी और वो हमदर्द में काम करते थे, दिल्ली में। जामिया हमदर्द? नहीं, हमदर्द, वो जो हमदर्द दवाखाने, हमदर्द दवाखाने में जी, लाल कुआं। बात और आपको बता दूं, आपको अच्छा लगेगा जी जी जी, कि मेरे वालिद बहुत रोशन ख्याल थे जी जी। और रोशन ख्याल ये था कि जो देवबंद की जो एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना अरशद मदनी और मौलाना अज्जद मदनी और मौलाना जितने लोग हैं ये, तो जब मौलाना असद मदनी जो थे, उनकी पहली बीवी का इंतकाल जब हुआ जी, तो उसके कुछ अरसे बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने टांडा फैजाबाद में दूसरा निकाह किया जी। तो जो दूसरा निकाह किया वो हमारे वालिद की सगी खाला थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब हमारा मामला, हमारी आमदो रफ्त जो है बरेलवियों में भी है और देवबंदियों मतलब बराबर है, वो बराबर है। बराबर। आपके दादा मरहूम ने जो है और आपके वालिद साहब ने ये ख्याल रखा कि नहीं, हमारे जो मतलब पढ़े लिखे लोगों में होनी चाहिए। गांव में जो लोग थे वो जाहिर है कि बरेलवी ख्याल है, लेकिन जब ये शादी हुई और ये हुआ तो वहां भी सिलसिला हम लोगों का देवबंद से जुड़ गया जी। हाँ सर, मैंने सुना आप बहुत सारी तंजीमों से जुड़े हुए हैं। सर, मैंने जब से आपसे मुलाकात हुई, मैं ये देखता हूँ कि आपने बहुत सारे काम, अभी मैंने फेसबुक का जिक्र आपसे किया है, आपको मैंने ये देखा कि नए शायरों को आप प्रमोट करते रहे हैं हमेशा। सर, और क्या क्या काम अदब के लिए आप कर रहे हैं, वो भी आप हमें बताएं। देखिए, ऐसा था कि जब हमने शायरी शुरू की जी, तो एक तो शायरी के जरिए जी, दूसरे फिर हमने कई बहुत से मज़ामीन जो उर्दू के अहम लोग हैं, उर्दू के अदीब हैं, उर्दू के शायर हैं, उन सब लोगों पर हमने मज़ामीन लिखे और उनकी अच्छाइयाँ जो हैं उसको हमने बरूए कार लाए, बताया कि इनकी शायरी में ये वस्फ है, इनकी नस्ल में ये वस्फ है, वगैरह वगैरह करके इस तरीके से रहा हमारा।
सर आप दिल्ली में थे, हिंदी वालों में भी आप इतने ही आते जाते थे जितने उर्दू वालों में, वहां भी आपको बहुत जो है इज्जत की नजर से देखा जाता था। सर ऐसा क्या आपकी शख्सियत में ऐसी क्या बात थी सर, वो आपको हमेशा बुलाते थे, अपने हर एक प्रोग्राम में बुलाते थे? भाई ऐसा है, अब आपको बता रहा हूँ जी कि मैं नोएडा में था, तो नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा साहब हैं जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नोएडा से हैं, जी तो वो भाजपा से हैं। जी तो हमारे एक करम फरमा हमारे बुजुर्ग एक पीपी श्रीवास्तव रिंद साहब हैं थे। जी जी रिंद साहब। तो रिंद साहब ने एक दिन हमसे अजीबोगरीब बात की, कहने लगे भाई ये आपको महेश शर्मा इतना क्यों मानते हैं? अच्छा। हाँ, जबकि मैं हिंदू हूँ, उन्हीं के नजरिए से हूँ, समझे, सपोर्टर हूँ उनका, लेकिन मेरा अगर कोई काम होता है तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता, तुम जिस काम के लिए कहते हो वो फौरन वो कर देते हैं। जी। तो हमने कहा ये ताल्लुकात की बात होती है, एतमाद की बात होती है। अब वो हमारे बड़े पुराने, जब वो एमपी वगैरह नहीं थे, उस जमाने से वो हमारे फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, तो उस जमाने से वो उसी तरीके से ख्याल करते हैं हमारा। एक तरफ सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ परिवार, बच्चों का भी जिम्मेदारियां होती हैं। सर आपकी शादी कौन सी उम्र में हुई? शादी हमारी हुई 86 में, 86 में। जी। और मेरी जो बेगम है उनका नाम फौजिया जावेद है जी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका बड़ा करम है, बड़ा एहसान है कि मेरी बीवी अनगिनत खूबियों की मालिक है। कभी भी उसने घरेलू मामलात में हमारा बहुत ज्यादा सब वो मैनेज कर लेती हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमें शायरी करने के लिए छोड़ रखा है। शायरी के जरिए आपने दुआएं भी बहुत ली हैं, रिश्ते भी बहुत बनाए हैं, लोगों से बातचीत की आपके बारे में। किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मेरा रिश्ता जो है मलिकजादा जावेद से कमजोर है, किसी ने भी ये बात नहीं कही। बहुत बड़ी बात है सर, फिर भी मैं ये जसारत कर रहा हूं कि आपकी जीवन की उपलब्धियां क्या क्या है? मेरी जीवन की यही उपलब्धियां हैं कि लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और बुजुर्गों की मेरी दुआएं रहती हैं कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ किसी न किसी जरिए से वो हो जाता है। अगर मैंने कुछ सोच लिया, मैंने ये सोच लिया कि साहब आपको मुतासिर करना है, तो कोई रास्ते निकल आते हैं, मेरा ये काम होना है तो वो रास्ते निकल आते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और इसी की वजह से ये देखिए, हिंदुस्तान नहीं, कम से कम 1 दर्जन शहरों में अमेरिका के मैं गया, मुशायरे में बुलाया गया। बाकी जहां जहां मुशायरा होता है वहां मुझे बुलाया गया, मैं गया। और ऐसे ऐसे रास्ते आपको मैं बताऊं, आपको हैरत होगी। एक दिन फोन आया एक साहब का कि मेरा नाम हिफ्जुर रहमान है जी, मैं फर्स्ट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। अच्छा। समझे, और मैं यहाँ पर फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ जद्दा में। अच्छा। और ऐसा है कि हम लोग जो हैं, हमारी एम्बेसी के लोग हर साल मुशायरा करते हैं, और इस बार आपका भी आना है। और मुशायरे के दरमियान में हम उम्रा करवाते हैं तमाम शोरा को। माशाल्लाह। अब देखिए, एक रास्ता निकल गया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आया, और ना कभी कोशिश किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने सोचा भी नहीं, एक रास्ता निकल आया और मैं चला गया। मतलब आप जो है बिल्कुल अपने आप को सच्चे रखकर एक फकीर की तरह लोगों से ताल्लुक बनाते हैं, और वो ताल्लुक जो है फिर वो बदल जाते हैं, रिश्तों में बदल जाते हैं। सर आपने कौन कौन से मुल्क का बैरूनी मुल्कों का आपने सफर किया? सर कोई ऐसे खास मुल्क का आप नाम बताना चाहेंगे कि जहां आपको उम्मीद से ज्यादा इज्जत मिली हो?
देखिए पूरा गल्फ छाना हुआ हमारा, करीब 8-10 मरतबा दुबई, जी शारजा, अबू धाबी, अलैन, समझे, कतर, जी और 2-1 शहर हैं, समझे, कुवैत, जी इन सब जगहों पर हमें बुलाया गया, मुशायरे में गया मैं। इसके अलावा अमेरिका में मैं गया, अमेरिका के कई शहरों में गया, समझे, जी। शिकागो गया, न्यू जर्सी गया, न्यूयॉर्क गया, समझे, और इस तरीके से मतलब अमेरिका के सेंट एंटोनियो गया, इस तरीके से बहुत से, और वो भी जिन लोगों ने बुलाया, आपको हैरत होगी जी कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। एक दिन वो साहब, उन साहब ने मुझसे ये कहा कि भाई मलिक ज़ादा साहब, सुना आपके पास 10 साल का वीज़ा है। मैंने कहा हाँ, पहले अमेरिका का। हमने कहा हाँ। जी तो मैंने कहा पहले मैं जाने वाला था, लेकिन इत्तेफाक से मैं जा नहीं पाया। तो कहने लगे नहीं, अब आप हमारे मुशायरे में आ रहे हैं। और उस मुशायरे में मुनव्वर राना साहब बराबर जाया करते थे, समझे, परवेज जाफरी साहब का मुशायरा था। जी तो साहब उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप आएंगे और डॉक्टर वो एक प्यार का नगमा है, मौजों के रवाने है, और जो फिल्म संतोष जी आनंद, संतोष आनंद साहब, आप और संतोष आनंद को आना है। तो चुनांचे साहब बगैर किसी उसके हम लोग चले गए, संतोष आनंद, हम, और वहाँ पहले से मंजर भोपाली और दूसरे पाकिस्तानी शोरा सब जी, मौजूद जी। थे। हाँ, तो एक बहुत अच्छा मुशायरा 10-12 शहरों में हो गया हमारा। तो ये बात है कि आप मेहनत करते जाइए, रिश्तों के बारे में मत सोचिए, वो अपना ऊपर वाला अगर चाहेगा, कड़ी से कड़ी मिलाता रहता हाँ, है। कड़ी से कड़ी मिलाता जा रहा है। ये आपकी उपलब्धि है कि आपने पूरी दुनिया में अपने दोस्त बना रखे हैं, दुश्मन भी आपको दुश्मन कहने से कतराते हैं। सर, आपके कॉलेज में भी कुछ दोस्त ऐसे रहे हैं, आपके एक दोस्त से मुलाकात है, वो बताते हैं कि हम शरारत करते थे, लेकिन मलिक ज़ादा जावेद हमसे अलग खड़े हो जाते थे। सर, ऐसी क्या बात है, वो आप उनकी शरारत में शामिल नहीं होते थे दोस्त? असल में मेरे वालिद साहब जो थे उर्दू डिपार्टमेंट में थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो हमेशा ये डर लगा रहता था कि कोई हमारा कोई ऐसा काम मेरे वालिद को ना मालूम हो जाए, शिकायत ये कि बाद में हमें डांट पड़े कि भाई तुम वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे, ये क्या हरकत है। तो हम अपने डिपार्टमेंट में बहुत मतलब शरीफ के तौर पर बहुत मशहूर थे उनके खौफ की वजह से। सर, मैंने सुना था, ये बात भी आपको उन दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा वरना उनको डांट पड़ेगी। सर, उस वक्त आपकी और भी साथी जो लड़कियां थी, आपकी क्लास फेलो, वो चाहती थी कि उनसे शादी हो जाए, वरना तो आप अगर शादी भी ना करें तो कम से कम जो है उनको अपने वालिद साहब से मिला दें। सर, आपने ऐसा भी नहीं किया, इसकी क्या वजह थी सर? वजह इसकी 2-3 वजहें थी। एक तो पहली वजह ये थी कि हमारा जो मेयार था, वो मेयार ये था कि हम जो चीज़ें किसी लड़की में या किसी उसमें ढूंढ रहे थे, उस पर कोई उतरता नहीं था पूरा। पहली बात ये, क्योंकि अब हम ऐसी लड़की से इश्क भी नहीं कर सकते, ना चाहे उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में मुझे मालूम हो कि 2-3 लोगों के साथ घूमती है, टहलती है, उनके साथ है। तो हमारा मिशन ये था कि अगर शादी करेंगे तो हम अपने वालिदैन की यानी अरेंज मैरिज करेंगे। तो फिर हमने वही किया कि अरेंज मैरिज किया। चाहता तो मैं लव मैरिज भी कर सकता जी, था। जी, जी। हाँ। वो उसके चर्चे भी पहुंचे सर, लेकिन वो आपकी तरफ से हाँ नहीं हो पाई थी। सर, आपके दौर के लोग भी शायरी कर रहे हैं, आपके बाद एक और नस्ल तैयार है, वो भी शायरी कर रही है, लेकिन सर मैं शायरी में ये चीजें देख रहा हूं कि सीधी सीधी बात कहते हैं, ज्यादातर ये चीजें हो रही हैं। तो सर, आप ये बताइए कि आने वाली नस्ल
किस तरह से शायरी करे कि वो अच्छी शायरी भी कर पाए और दौरे हाजिर पर भी कर पाए, इसके लिए आप क्या बताएंगे सर? भाई इसके लिए बताए, मेरे बहुत आइडियल रहे बशीर बद्र साहब जी। तो बशीर बद्र साहब से हमारा बड़ा दोस्ताना था जी। तो उनसे बहुत सी बातें मैं पूछ लिया करता था, मतलब तो वो उन्होंने एक बात मुझे समझाई थी कि आप शायरी में वो जबान रखिए जो आवाम की समझ में आए। अच्छा। हाँ, मतलब जबान जो वो रखिए जो आवाम की समझ में। अब अपने को काबिल या ज़हीन या पढ़ा लिखा बताने के लिए उर्दू के उन अल्फाजों से गुरेज कीजिए, इज्तनाब कीजिए जो भारी भरकम होते हैं और लोग फैशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी शायरी को अहम बनाने के लिए। कहने लगे कि उन्होंने ये बताया कि ये करो जो जबान अवाम की समझ में आती है उस जबान में शायरी क्या करो। चुनांचे उनका ये मूल मंत्र मैंने पकड़ लिया और देखिए मेरी शायरी जो है सहले मुमतना में होती है जी। आसान और सादा जबान में होती है, कोई ज्यादा उसमें समझने बूझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये है सर बशीर बद्र साहब अभी है हयात हैं और बीमार तो काफी लंबे समय से चल रहे हैं। असल में मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप आने वाली नस्ल को इस अलिफ जीम चरागे लश्कर के चैनल से सर क्या पैगाम देना चाहते हैं? तमाम इंसानियत के लिए आपके वालिद साहब भी पैगाम देते रहे, आप भी किताबों के जरिए पैगाम दिया है, लेकिन सर ये चैनल के माध्यम से हम अपने आने वाली जनरेशन जो है, जो हमारे बाद की नस्ल सर ये खुशहाल हो जाए और बात की है ये है कि कभी किसी सहारे की तलाश ना करें। आप अपने अंदर खुद इतनी काबिलियत पैदा करें कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो और तभी आप कामयाब हो सकते हैं, समझे, और आप आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा ये पैगाम है लोगों को। एक दो गजलें आप भी और भी इनायत कर दें, कुछ अपने मुंतखब अशार हैं वो भी आप इनायत कर दें। देखिए मैंने कोशिश किया है अपनी गजलों में कि जो हमारे अदब में, हमारी शायरी में, हमारे समाज में जो कमियां हैं उसकी निशानदेही शायरी के जरिए। अब देखिए मेरी एक गजल है जी कि जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, वाह, जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, वाह, जुबान खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं। जुबान खुले तो जुबान खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं। ये शेर हमारा बड़ा मशहूर है कि उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। वाह 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 वाह। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं। सर आपका ये शेर बहुत सारे निजामत में कोट करते हैं लोग। वाह वाह वाह। हाँ, मुस्कुराते हैं, जरा सा नर्म हो लहजा, जरा सा अपनापन, जरा सा नर्म हो लहजा, जरा सा अपनापन, शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। वाह वाह वाह। शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। और ये भी शेर देखें कि खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना, खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना, तुम्हारे अश्क मेरी आंख में भी आते हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारे अश्क मेरी आंख में भी आते हैं। और ये शेर देखिए कि जिन्हें भरोसा नहीं होता अपनी मेहनत पर, जिन्हें भरोसा नहीं होता अपनी मेहनत पर, मनी प्लांट घरों में वही लगाते हैं। जिन्हें भरोसा नहीं होता अपनी मेहनत पर, मनी प्लांट घरों में वही लगाते हैं। काफी मैं पेश कर रहा हूँ। जी 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 जी। एक गजल और पेश कर रहा हूँ जी, अता हो। चहल कदमी बागबानी छोड़ दी, चहल कदमी बागबानी छोड़ दी,
सब रविश हमने पुरानी छोड़ दी, वाह 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 वाह। सब रविश हमने पुरानी छोड़ दी, आ गई इंसानियत किस मोड़ पर, आ गई इंसानियत किस मोड़ पर, आदमी ने हक बयानी छोड़ दी। जिंदाबाद जिंदाबाद सर, वाह वाह। आ गई इंसानियत किस मोड़ पर, वाह वाह वाह। आदमी ने हक बयानी छोड़ दी। हाँ। और शेर देखिए कि छत से पानी आ गया दीवार पर, छत से पानी आ गया दीवार पर, बारिशों ने एक निशानी छोड़ दी। वाह 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 वाह। छत से पानी आ गया दीवार पर, आहा वाह वाह। बारिशों ने एक निशानी छोड़ दी। वाह वाह वाह। और शिद्दतें हैं धूप में बेइंतहा, शिद्दतें हैं धूप में बेइंतहा, पेड़ ने भी साहिबानी छोड़ दी। वाह 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 वाह। पेड़ ने भी साहिबानी छोड़ दी। वाह वाह वाह। क्या हुआ किस बात पर जावेद ने, हाँ क्या हुआ किस बात पर जावेद ने वाह वो हवेली खानदानी छोड़ दी। वाह 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 वाह। जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद। क्या सर, हुआ वाह, किस वाह, बात पर जावेद ने वो हवेली खानदानी वाह वाह छोड़ वाह दी। वाह। ठीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हम दोस्तों मुखातिब थे अदब के उस चांद के टुकड़े से जिसको दुनियाए अदब मलिक ज़ादा जावेद के नाम से जानती है, जिनके पास बैठने से बड़े शायर घबराते हैं कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं सर। इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात। बिल्कुल। आपके चैनल के लोगों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ।